अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर हम 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स, यानी कि मालिक्यूल्स की साख्त के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। अब तारुफ देख लेते हैं कि मालिक्यूल्स, इस चैप्टर के अंदर हम मालिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो किस तरह से स्टडी करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम इसका देख रहे हैं, तारुफ जिसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सी अशिया होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, मैटर की बनी होती हैं, ठीक है। किस चीज़ की बनी होगी, मैटर की बनी होती हैं। अब हमें पता है कि मैटर क्या होती है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे हम कहते हैं मैटर, यानी कि विच अकोपाई स्पेस, ठीक है ना, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। उसके अलावा जो कि मैस रखती है, यानी कि हैज़ मैस, उसे हम कहते हैं मैटर। अब हमें ये भी पता है कि मैटर की 3 हालतें होती हैं, ठीक है ना। कितनी हालतें होती हैं, 3 हालतों में पाया जाता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है सॉलिड, जो फर्स्ट स्टेट होती है वो होती है सॉलिड। सेकंड स्टेट हमारे पास होती है लिक्विड, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड स्टेट होती है उनकी मैटर की, उसे हम कहते हैं गैसेस, ठीक है ना। ये आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, 6 क्लास के अंदर भी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो ये तमाम, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो तमाम अशिया हैं, हमने बोला कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। अब मैटर के अगर हम देखें, ये जो तमाम अशिया होती हैं, सब्सटेंसेस हैं, ये मादे के हम, यानी कि मैटर की ये कह सकते हैं कि बुनियादी यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं, यानी एटम से मिलकर बनती हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं मिलकर एक मालिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने मालिक्यूल तारीफ भी हमने अगर हम देखें कि मालिक्यूल्स क्या होते हैं, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलके मालिक्यूल बना देते हैं। अब हमारे मालिक्यूल हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वो फोर्सेस, ठीक है, हम अब देख रहे हैं एक चीज़ की डेफिनेशन, वो है केमिकल फोर्सेस, ठीक है। केमिकल फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं केमिकल फोर्सेस की डेफिनेशन, ठीक है ना, कि केमिकल फोर्सेस क्या हैं, ठीक है। अब केमिकल फोर्सेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि वो फोर्सेस जो मुख्तलिफ एटम्स को एक मालिक्यूल में जोड़े रखती हैं, ठीक है ना। फोर्सेस दैट होल्ड्स द डिफरेंट मालिक्यूल्स टूगेदर, ठीक है ना। वो फोर्सेस, ठीक है, जो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है, मिला कर रखती है, उन्हें थाम कर रखती है, उसे हम कहते हैं केमिकल फोर्सेस, ठीक है। अब हम इस होल चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे इन्हीं फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम 4.1 टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वाई एटम्स, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। अब देखें, इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी अगर हम देखें अशिया हैं या चाहे लोग भी हों, क्या कहते हैं कि हम स्टेबल हों, ठीक है। हर कोई यहाँ पे स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम ये देखें कि एक यूनिवर्सल असूल है हमारे पास, कि हर चीज़, ये पता है हमें कि हर चीज़ स्टेबल होने की कोशिश करती है, ठीक है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब स्टेबल होने के लिए, अब एटम्स क्या करते हैं, ठीक है। एटम स्टेबल होने के लिए क्या काम करते हैं, एटम स्टेबल होने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक अगर हम कन्फिग्रेशन देखें, ठीक है ना, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, वो हमारे पास कैसी होती है, NH2, ठीक है, NH2 NP6, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो नोबल गैसेस हैं उनके वेलेंस, जो हमारे पास वेलेंस शेल होता है उसके अंदर तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये स्टेबल होती हैं, उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उन्हें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन की जो मौजूदगी है, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर या तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, या फिर अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि ये उसकी स्टेबलनेस की सिंबल है, यानी कि वो स्टेबल है, क़याम पज़ीर है, ठीक है, इस्तेहकाम पज़ीर हालत में है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमारे पास होती है, यानी कि रूल्स होते हैं यहाँ पे स्टेबल
एक हमारे पास है कि डुप्लेट रूल, ठीक है। सबसे पहला रूल कौन सा है? डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल, ठीक है। अब देखते हैं हम कि डुप्लेट रूल क्या होता है। अब देखें डुप्लेट का मतलब क्या होता है, ये आप भी समझ गए होंगे कि डुप्लेट का मतलब होता है टू, यानी कि दो, ठीक है ना। अब इस रूल के मुताबिक, ठीक है, ये रूल क्या कहता है कि वैलेंस शेल में, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हासिल करने की, जो किसी भी एटम की एलिमेंट की, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की टेंडेंसी होती है, उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। अब उसके अलावा हमारे पास होता है एक और रूल होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। दूसरा रूल कौन सा है? ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट का मतलब ये आपको पता चल गया होगा कि ऑक्टेट ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8, यानी कि किसी भी वैलेंस शेल के अंदर जब कोई भी एटम या एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, ठीक है, या उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ऑक्टेट रूल है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो नोबल गैसेज हैं उनके वैलेंस शेल में या तो 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि जो तमाम नोबल गैसेज हैं उनके वैलेंस शेल में मुकम्मल होते हैं, ठीक है, कंप्लीट होते हैं। उनके एटम्स में मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की आने की कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि उनके अंदर या तो डुप्लेट रूल, ठीक है, या फिर ऑक्टेट रूल को उन्होंने फॉलो किया होता है। अब उनके अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं होती कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जगह दे सकें। इसी बेस पे नोबल गैसेज ना तो इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, ना ही फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को ना ही खारिज करती हैं, अब ना ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती हैं। इसीलिए हम नोबल गैसेस को कहते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करती किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एटम के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इम्पॉर्टेंस यहाँ पे किस वजह से है कि हमें पता है कि जो मुख्तलिफ तमाम दूसरे एटम्स होते हैं उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो क्या करें कि वो करीब तरीन जो उनकी नोबल गैसेस होती हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर सकें, ठीक है ना। अब इस पर्पज़ के लिए वो क्या करते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब दूसरे अल्फाज में हम देखें कि एटम मुस्तहकम होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एक एटम अपने वैलेंस शेल में 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन्स को, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, ठीक है। अब वो 3 मुख्तलिफ तरीके हमारे पास कौन से हैं, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वो तरीका ये है कि जो दूसरे एटम्स को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देकर, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या कर सकता है कि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ठीक है। यानी कि अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम देखें कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम सोडियम का हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना है? 23 है। अगर हम इनके हम यहाँ पे उसका एक शेल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनके अंदर 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अब सबसे पहला शेल हम ड्रा करते हैं के शेल। हमें पता है कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एल शेल, ठीक है। अब एल शेल के अंदर कितने होंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर हम देखें ए के बाद एल के बाद, सॉरी, एम शेल है, अब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करना चाहते हैं? खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा कि अपने आखिरी शेल से, अपने आखिरी जो इसका आर्बिट है वहाँ से अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देगा, किसी और एटम या एलिमेंट को दे देगा जिसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ठीक है। इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके खुद को स्टेबल कंडीशन के अंदर ले आएगा, यानी कि स्टेबल कर लेगा, ठीक है। इस तरह से जो एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, अपने बैरूनी जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनको डोनेट करते हैं। डोनेट करके वो खुद को स्टेबल कंडीशन के अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब दूसरी अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, दूसरा यानी कि हम जो पॉइंट है वो देखें कि एटम किस तरह से खुद को स्टेबल कर सकते हैं, कि वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो खुद को स्टेबल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करते हैं? अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जैसे क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? हमें पता है कि 17 है, और एटॉमिक मास कितना है? 35 है, ठीक है। अब हम इसके अंदर इनके जो शेल हैं वो ड्रा करते हैं, ठीक है। ड्रा करके हम इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन करते हैं और देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की कैसे गेन करता है, करता भी है या नहीं करता। अब हमें
अब हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 17 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 18। ठीक है, 18 न्यूट्रॉन। अब पहला शेल कौन सा होता है, के शेल। ठीक है, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 2। उसके बाद बारी होती है एल शेल की। ठीक है, अब एल शेल के अंदर हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी कितने बचे, 7। ठीक है, अब हम आखिरी शेल एम शेल को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, एम शेल हमारे पास है। अब इसके अंदर हम 7 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखें, इसको अपना ऑक्टेट रूल, जो ऑक्टेट रूल है उसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करता है, गेन करता है खुद को स्टेबल करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ से हमने देखा कि जो कुछ हमारे पास एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके खुद को स्टेबल करते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि अगर हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह की भी हो सकती हैं कि दोनों जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जो अपने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शेयर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होती है। अब ये कैसे होती है, ठीक है, तीसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे, अब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की उसके शेल के अंदर डिवीजन। ठीक है, एक हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। ठीक है ना, 0 न्यूट्रॉन है। अब इसके पहले शेल के अंदर, ठीक है, पहले शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब ये खुद को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, ये चाहता है कि मैं स्टेबल कंडीशन में आ जाऊँ। तो ये खुद को स्टेबल कैसे करेगा, कि ये सपोज हम कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक है, वो इस तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। अब क्या करते हैं कि अब ये दूसरा हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक इनके इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि ये खुद को स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे इन्होंने शेयर कर लिए। ये भी हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन एटम है। दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरीके से ये स्टेबल हो गया। ठीक है ना, अब यानी कि इस तरीके से जो एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल में मुख्तलिफ तरीक़ों से 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से या इन तरीक़ों से खुद को स्टेबल रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका मतलब इन सब से क्या ज़ाहिर हुआ, इन सब से ये ज़ाहिर हुआ कि हर एटम अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की, ठीक है, गेन करने की टेंडेंसी रखता है। अब वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होंगे। ठीक है ना, यानी कि जिनके अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स जिनके वैलेंस शेल के अंदर नहीं होते वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि गैर मुस्तहकम होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब कोई एटम किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब किसी एटम के रिएक्शन के तरीके का इन्हिसार उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। ठीक है ना, अब आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि वाई एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, केमिकल बॉन्ड के साथ। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।